ससुराल में रहना है तो मायके का मोह छोड़ दो। नकुल, तूने इन्हें अंदर क्यों आने दिया? तू ऐसे क्यों बोल रही है? अदिति मान जाओ ना, अब बस बात को खत्म करो। क्या क्या कहा? अरे मान जाओ, ऐसी भी क्या नाराजगी? जिसको तुम नाराजगी का नाम दे रहे हो ना, वो नफरत है, समझे? और तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। ऐसे मत बोल, हमें माफ कर दे। वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा। अब कभी तुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने तुझे रोका क्योंकि हम खुद डरते थे। शालिनी ऐसे बोलकर अदिति को कुछ बताने लगी, लेकिन देखने की बात यह थी कि एक बूढ़ी औरत को एक जवान लड़की ने जूते की नोक पर क्यों रखा हुआ था। आखिर बात क्या थी, जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। वाह वाह वाह, मन तो कर रहा है कि अपने हाथों को चूम लूं। क्या खाना बनाया है मैंने, मजा आ गया। हाँ मजा तो आ गया खाकर। वैसे क्या मतलब कि खाकर? वैसे बाबा, आपने अभी बस एक ही प्लेट बिरयानी खाई है और ये सही नहीं है। अरे क्या मतलब कि एक ही प्लेट खाई है और मुझे कितनी बिरयानी खिलाने का प्लान है? नहीं 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 नहीं, एक प्लेट बिरयानी खाना तो बस बिरयानी का भी अपमान है, अपमान। एक प्लेट से भी कुछ होता है क्या? चलिए एक प्लेट और खाइए। दीदी, एक प्लेट बिरयानी भी खाने में भी बड़ी बात है। सभी आपकी तरह पेटू थोड़े ना होते हैं। क्या बोला? बेटा मेरा पेट भर गया है, अब नहीं खानी है। बाबा खा लीजिए ना, आपकी बेटी ने बनाई है। कल को जब अपनी ससुराल में मैं ये खाना बनाऊंगी ना, तो आप सभी तरस जाएंगे मेरे हाथ का खाना खाने के लिए। अरे बस बस, हमें ऐसे इमोशनल ना कर बिटिया। ला दे अपनी बनाई हुई बिरयानी, आज तो पूरी की पूरी ही खाकर उठूंगा। किशोर ऐसे बोलकर मुस्कुराने लगा। उसकी बेटी अदिति ने उसकी प्लेट में और बिरयानी निकाली, जिसको भी किशोर ने मजे से खा लिया। खाना खाने के बाद अदिति अपने माँ के साथ रसोई में काम खत्म करवाने लगी। माँ, आप एक काम करो, ये बर्तन मैं धो दूंगी, आप वो सामान इकट्ठा कर दो जो फ्रिज में रखा जाएगा। नहीं बेटा, बर्तन तू क्यों धोएगी? मैं हूं ना, मैं कर लूंगी सारा काम। चल तू जाकर आराम कर ले, कल को तो तेरी शादी हो ही जानी है। इसीलिए ही तो कर रही हूँ, जो मेरी सास को मुझे या आपको ताने देने का मौका ना मिले। और एक बात और, मैं कल ही विदा नहीं हो रही हूँ, इसीलिए ये बात नहीं किया कीजिए। ठीक है, तो कल विदा नहीं हो रही, लेकिन 1 महीने के बाद तो तेरी शादी है ही ना, तो कल ही समझ ले। अब मेरी बेटी हमारे पास से चली जाएगी। माँ चलिए, अब ज्यादा ये बातें नहीं कीजिए। और याद है ना, मुझसे बाबा ने वादा किया था कि जिस दिन भी मैंने परफेक्ट बिरयानी बना दी, हम उस दिन आइसक्रीम खाने को चलेंगे। तो चलिए, आज वही दिन है। और मुझे याद भी है कि मैंने क्या वादा किया था। चलो तो तैयार हो जाओ, आज कितनी महंगी कहोगे उतनी ही महंगी आइसक्रीम खिलाऊंगा। ओहो, क्या बात है बाबा, चलिए तो सभी चलते हैं। अदिति का बाप किशोर ऐसे बोलकर सभी को तैयार करवाकर बाहर आइसक्रीम खिलाने को ले आया। वो लोग आइसक्रीम खाने बाहर एक शॉप में गए, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, और वहां खूब स्वाद लेकर आइसक्रीम खाने लगे। दीदी, वैसे कुछ भी कहो, आपकी वजह से बढ़िया बढ़िया चीजें मुझे भी खाने को मिलती रहती हैं। आप शादी के बाद भी घर ऐसे ही आती रहना, बस मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलवाने को। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलता कि तुझे मेरी याद आएगी? अरे नहीं ना। याद तो तेरी सभी को आएगी, और बेटियां तो ऐसे ही होती हैं, उन्हें अपने खून से सींचकर बड़ा करो और एक दिन छोड़ जाती हैं। सही कहा। माँ देखो, आपकी आइसक्रीम पिघल रही है, इसको जल्दी से खा लो। अदिति के ऐसे बोलने पर ममता ने जल्दी जल्दी से आइसक्रीम को खाया और पूरा परिवार अपने घर को वापस आ गई। अदिति एक जवान लड़की थी जो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रही थी। अब कुछ ही दिनों के बाद अदिति की शादी होने वाली थी, और उसकी परिवार को खुशी भी थी और दुख भी। देखते ही देखते ऐसे ही अदिति का अपने परिवार का सफर पूरा हो गया, और आज उसकी शादी का दिन था। सब कुछ अच्छे से ही हुआ, और अदिति अब अपने माँ बाप से विदा लेकर अपने ससुराल आ चुकी थी। वाह, कितना सुंदर और बड़ा घर है मेरा ससुराल वाला। लेकिन एक बात अजीब है, मैंने तो सुना था कि अनिल जी के दोनों बड़े भाइयों की शादी हो चुकी है, तो इनकी पत्नियां कहाँ हैं? स्वागत है भाभी जी आपका हमारे इस छोटे से घर में। बहू आजा, मैंने तेरी आरती कर दी है। अब तू इस कलश को गिराते हुए हमारे इस घर में आ, और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ की ही हो जा। जी। आरती खुशी खुशी अपने घर के अंदर आई, जहाँ आने के बाद कितनी प्यारी बहू आई है मेरी। देख बहू, अभी तो वक्त नहीं है कि मैं तेरी कोई और रस्म भी करवा पाऊँ। अब रात ज्यादा हो गई है और तू भी थक गई होगी, तो तू आराम कर ले। बाकी की रस्में हम लोग कल कर लेंगे। शालिनी की बात को सुनकर आरती अपने भाभी को उसके कमरे तक लेकर गई। सभी कुछ अभी तक ठीक ही चल रहा था। घर भी अच्छा था, कमरा भी अच्छा खासा था, सब ऐसे ही चल रहा था। लेकिन अदिति के मन में सवाल थे। मुझे तो बताया गया था जब मेरा रिश्ता हुआ था कि मेरी 2 जेठानी है, लेकिन अब तो कोई नहीं था। ऐसा क्यों?
अकेले में खुद से क्या ही बातें कर रही हो? अरे आप कुछ नहीं। नहीं, घबराओ नहीं, यहाँ मैं ही तो हूँ जो तुम्हारे सवालों का जवाब देगा। बताओ। वो मैं ये सोच रही थी कि मेरी जेठानियां कहाँ हैं। जब मेरा रिश्ता लगा था तब तो वो आई थी ना, लेकिन अब कहीं भी दिखाई नहीं दी। वो तुम्हारी जेठानियां अब ये समझ लो हमारे बीच है ही नहीं। खैर छोड़ो, तुम भी किस सब में उलझ गई हो। वो दोनों बस हम लोगों के लिए एक बुरा सपना था और कुछ नहीं, तुम ध्यान नहीं दो। कार्तिक ने ऐसे बात को ही आया गया सा कर दिया। कुछ देर कार्तिक और अदिति के बीच बात हुई, जिसके बाद आरती और कार्तिक दोनों ही सोने के लिए लेट गए, लेकिन अदिति को नींद नहीं आ रही थी। क्या करूं, नींद ही नहीं आ रही है। आंखें बंद करती हूँ तो माँ बाबा का चेहरा दिखाई देने लगता है। मुझे ऐसे कैसे नींद आ जाएगी? क्या करूं? कोई नहीं, कल को तो मेरी पगफेरे की रस्म है ही। कल को मैं माँ से मिल लूंगी। अदिति कल की ही उम्मीद आंखों में लिए सो गई। अगली सुबह आज अदिति की पगफेरे की रस्म थी, जिसके लिए वो तैयार हो गई। और नमस्ते। अरे आप लोग तैयार नहीं हुए? तैयार? लेकिन किस लिए? मेरा पगफेरा है ना, तो चलिए सभी को वहाँ चलना है। माँ इंतजार कर रही होंगी। माफ करना, लेकिन माँ मैं तो वहां नहीं जाऊंगा। और ना ही मैं। अच्छा आरती बेटा तू भी रहने देना, हम लोग तो बस वहाँ जाएंगे और आ जाएंगे। हाँ बेकार है, इसको भी नहीं लेकर जाना। लेकिन पगफेरे पर तो बहू के मायके पूरा ससुराल ही जाता है ना, और हम लोग तो बहुत ज्यादा भी नहीं है। मेरे बाबा और माँ ने खुशी से सभी का इंतजाम किया होगा, ऐसे मना नहीं कीजिए। नहीं आरती, तुम्हें शायद बुरा लगेगा, लेकिन मुझसे जाने की उम्मीद नहीं रखना। और ना ही मुझसे। हाँ, सभी का जाना जरूरी भी नहीं है, रहने दो। आप दोनों कार्तिक और अदिति चले जाएंगे, वैसे भी वहां काम ही कितनी देर का है। अदिति के ससुराल जाने का कोई भी तैयार नहीं था, लेकिन अदिति ने किसी के सामने मुंह नहीं चलाया। वो बस सभी की बातें सुनती रही और कुछ ही देर के बाद अदिति का पति कार्तिक, सास शालिनी, ससुर महेश और आरती खुद पगफेरे की रस्म के लिए गए। स्वागत है जी, स्वागत है। आइए आइए। आइए जीजा जी, बैठिए। बस जीजा जी को ही बैठाएगा? बहन नहीं दिख रही तुझे? तो तुम भी बैठ जाओ दीदी, वैसे मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब दिखाई दे गई होंगी, क्यों, है ना? अदिति ऐसे बोलकर मुस्कुराने लगी और अपने ससुराल वालों के साथ ही बैठ गई। पहले ममता और किशोर ने उन सभी का नाश्ता करवाया। खाइए, दामाद जी मिठाई ले लीजिए। ये लो माँ, आप भी लो। ले नकुल। नहीं बेटा, तो अपने ससुराल वालों को खिला, हम ठीक है। अच्छा आप सभी अभी नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद खाना भी तैयार है। अगर खाना तैयार है तो यही दे दीजिए, क्या है ना, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है जी। अदिति के परिवार ने नाश्ते के साथ साथ ही थोड़ा थोड़ा खाना भी खा लिया, जिसके बाद अदिति के ससुराल वाले घर जाने को खड़े हो गए। बड़ा ही अच्छा पगफेरा किया आपने समधन जी, अब हम चलते हैं। क्या, अभी से? और क्या बहू, और अब कब तक रुकने का इरादा है? लेकिन पगफेरे में तो कम से कम शाम तक लड़कियां रुकती हैं ना। इतना वक्त नहीं है, नहीं तो हम लोग भी रुक जाते। चलो अब। अदिति ने अपनी माँ की तरफ देखा। ममता ने आंखें ही आंखों में अदिति को इशारा कर दिया, जिसके बाद वो कुछ नहीं बोली और खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ वो घर को वापस आ गई। घर आने के बाद अदिति ने अपनी पहली रसोई बनाई। वाह, बिरयानी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। यकीनन ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी होगी। जब शादी के पहले मैंने घर में बिरयानी बनाई थी तो सभी को वो बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। काश कि आज भी मैं अपने बाबा और माँ को बुला पाती, लेकिन कोई बात नहीं। अदिति बेचारी चाहती तो थी कि वो अपने माँ बाबा को अपनी पहली रसोई का खाना खिला सके, लेकिन उसके बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने बिरयानी, पूड़ी, सब्जी के साथ खीर बनाई, जो कि सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। बहुत बढ़िया बहू, तूने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, सच में खाकर मजा ही आ गया। शुक्रिया बाबा, आप लोगों को खाना पसंद आ गया। बस मेरी मेहनत मानो वसूल हो गई। वैसे मेरे बाबा भी ऐसे ही तारीफ किया करते थे जब मैं उनके लिए कुछ बनाती थी। अदिति ने ऐसे ही अपने दिल को समझा लिया, लेकिन उसके ससुराल वालों ने झूठे को भी ये नहीं कहा कि वो अपने बाबा या माँ के लिए भी खाना निकाल कर रख दें। ऐसे लगभग एक हफ्ता गुजर गया था और अब अदिति की रस्में सभी हो गई थी, लेकिन इस एक हफ्ते में ना तो उसकी अपनी माँ से बातचीत हुई थी और ना ही उसे उसके मायके जाने का मौका मिला था। ऐसे ही आज के दिन। आज तो मेरा दिल कर रहा है कि माँ के पास जाऊं और उनसे अपने बालों में तेल से मालिश करवाऊं। आज जल्दी से काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद चली जाऊंगी। अदिति का अपने मायके जाने का दिल कर रहा था, जिसकी वजह से उसने अपने कामों को जल्दी जल्दी करना शुरू किया। अरे वाह, ये बर्तन तो साफ हो गए। अब जल्दी से मैं खाना बनाने से पहले कपड़े धो देती हूँ और उसके बाद खाना बनाकर मैं अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। अदिति ने ऐसे बोलकर अपने कामों को और भी तेजी से किया। वो बर्तन धोने के बाद कपड़े धोने को चली गई और दोपहर के 12 बजे तक उसने खाना भी बना दिया।
वाह, आज तो मेरा सारा काम कितनी जल्दी निपट गया। वाह भाभी, क्या चेन्नई एक्सप्रेस की रफ्तार से ही काम किया था आपने? सब कुछ कितना जल्दी हो गया। ऐसे ही कुछ समझ लो। वैसे मैंने ना आज जल्दी से काम इसलिए किया क्योंकि मुझे माँ के घर जाना है। मैं माँ जी से पूछती हूँ। आपको अपनी माँ के यहाँ जाना है? हाँ, मेरा मन कर रहा है, बहुत दिन हो गए हैं। कहाँ तो मैं माँ के बिना एक दिन नहीं रहती थी। अच्छा, क्यों, कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी, आप माँ से पूछ लीजिए कि आपको जाना है भी या नहीं। आरती की बात को सुनकर अदिति को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो बिना घबराए अपनी सास से इस बात को करने को चली गई। हाँ बहू, बोल, क्या बात है? माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, साथ में मैंने सारे काम भी कर दिए हैं। अब क्या मैं कुछ देर को माँ के घर जा सकती हूँ? बाबा और कार्तिक जी खाना सुबह ही ले गए थे और आप सभी का खाना बनकर तैयार है। जब भूख लगे खा लीजिएगा। तुझे माँ के घर जाना है? ठीक है, चली जा। शुक्रिया माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। अदिति अपनी सास की बात को सुनकर खुश हो गई और अपने मायके जाने को निकल गई। ये आपने क्या किया माँ? आपने उन्हें जाने क्यों दिया? अब वो इस तरह से पूछ रही थी तो मैं उसे मना तो नहीं कर सकती थी, और शादी के बाद ये पहला मौका पड़ा है कि वो अपने घर गई। अभी तो जाने दे। हाँ, तो ऐसे ही पहली दूसरी बार में ही पानी सर से ऊपर हो जाता है। जाने देना, मैं उसको जल्दी ही बुला लूंगी। शालिनी ऐसे ही सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ अदिति अपने घर जाने को काफी खुश थी। आ गया मेरे घर का दरवाजा। माँ, दरवाजा खोलो। मेरी बच्ची आ गई क्या? अदिति, मेरी बच्ची। माँ, कितने दिनों के बाद देखा तुझे अदिति। अंदर आजा मेरी बच्ची। ममता खुशी से उसे अंदर लेकर गई, जिसके बाद माँ, बाबा और नकुल कहाँ हैं? किसी काम से गए थे, आते ही होंगे। ओह अच्छा, तू बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ तेरे लिए। नहीं माँ, बस बैठी रहो, मैं कोई मेहमान तो नहीं हूँ ना। तू बता, तेरी सास कैसी है और कैसी चल रही है तेरी जिंदगी? बस माँ, सब ठीक है। तेरी सास फोन कर रही है, उठाइए, हो सकता है कि कुछ पूछना हो। हेलो जी समधन जी। अच्छा, ठीक है। क्या हुआ माँ? वो तेरी सासू माँ तुझे बुला रही, बोल रही है कि उनके सर में बड़ा तेज दर्द है, तो तू जल्दी से घर चली जा। क्या, इतनी जल्दी? और सर में दर्द है तो इसमें मैं क्या करूंगी? उनकी बेटी घर में ही है। चल फिर किसी दिन आना, तब हम दोनों बात करेंगे। ठीक है माँ, आप भी आ जाना। अदिति को उसकी सास ने उसके मायके में रुकने नहीं दिया और वो जाते ही वहां से आ गई। अब हर रोज ऐसे ही होने लगा था। अगर अदिति अपने घर जाने की बात करती तो शालिनी उसे किसी न किसी काम में उलझा देती थी। ऐसे ही लगभग 1 महीना निकल गया था और आज के दिन अदिति सामान लेने बाजार आई हुई थी। मैंने आलू ले लिए, पनीर भी, अब बस घर जाना बाकी है। अरे हाँ, मुझे खड़े मसाले भी तो लेने। माँ के घर की तरफ जो दुकान है वहाँ से अच्छे खड़े मसाले कहीं नहीं मिलते, वहीं जाकर ले लेती हूँ और इसी बहाने में माँ से भी मिल लूंगी। वैसे भी मेरे ससुराल वाले तो ना जाने किस सोच के हैं, ना ही मेरे पास या घर में एक भी मोबाइल है, और एक है भी तो वो बस माँ जी के ही अंडर में रहता है। किसी को पता नहीं चलेगा, मैं माँ के घर यूं ही बैठ जाऊंगी। अदिति ने बाहर के बाहर ही अपनी माँ के घर जाने का सोच लिया था। वो पहले अपने मोहल्ले वाली दुकान में गई जहां से उसने खड़े मसाले लिए, और उसके बाद वो अपनी माँ के घर जाने को बस हो ही रही थी कि तभी उसे उसके जेठ ने देख लिया। अरे अदिति, तुम यहाँ? हाँ जेठ जी, वो मैं सामान लेने को आई थी। लेने को आई थी? तो अभी तक लिया कि नहीं लिया? हाँ, ले लिया है। अरे तो वहां क्यों जा रही हो? घर तो इधर है ना तुम्हारा। हाँ, आपका घर तो वही है, लेकिन मेरा एक घर यहाँ भी तो है। यहाँ कौन सा घर है? अच्छा, तुम्हारा मायका। हाँ, मैं कुछ देर को माँ के पास जा रही थी, 1 महीना हो गया है उनका चेहरा देखे हुए। देखो अदिति, हो सकता है कि तुम्हें मेरी बात बुरी या गलत लगे, लेकिन तुम वहां नहीं जाओगी। रीजन मत पूछना। क्या, लेकिन क्यों? और अभी तो शाम होने में भी वक्त है, मैं वक्त से पहुंचकर खाना बना दूंगी। मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने की इजाजत नहीं दूंगा। अब तुम्हारी शादी हो गई है तो ससुराल में ध्यान लगाओ। मायका तुम छोड़ आई हो, समझ आया? जाओ घर जाओ। ये क्या बात हुई? वहाँ मेरे माँ बाबा हैं, जेठ जी, मैं कैसे उन्हें छोड़ सकती हूँ या भूल सकती हूँ? अच्छा, अगर ये बात है तो बस मायके से ही अपना नाता रखो, ससुराल आने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप मुझसे बड़े हैं और मेरी माँ ने सिखाया कि बड़ों का हमेशा आदर ही करना चाहिए, इसीलिए मैं आपसे कुछ भी गलत तो नहीं बोलूंगी, लेकिन बात हक की कहूंगी। आप कोई नहीं होते मुझसे ये बोलने वाले कि मैं कहाँ जाऊं और कहाँ नहीं, और आपकी इस बात के बारे में तो मैं अब माँ को बताऊंगी। अदिति ऐसी आंखें दिखाकर अपने ससुराल पहुंची। पीछे से कुलदीप भी आ गया और घर वालों के सामने पूरी बात रखी गई। माँ जी, मैंने सभी कुछ इज्जत के साथ ही बोला था, और एक जेठ जी कभी किसी बहू को ये नहीं बता सकते कि वो कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं, और उसके मायके जाने पर तो कोई रोक होती ही नहीं है। बस बहू, बहुत बोल ली तू, और हमने तुझे बोलने भी दिया, लेकिन अब हम बोलेंगे और तू सुनेगी। पहली बात, तेरा जेठ कुछ भी गलत नहीं बोल रहा है। अब शादी हो गई है तो बस अब मायके का मुंह छोड़ दो।
मैंने तुझसे पहले नहीं कहा, लेकिन अब बोल रही हूँ, एक बार अगर लड़की मायके से निकल जाए ना तो आसपास वाले भी उसको पराया धन कहने लगते हैं। इसीलिए अब से बस ये तेरा घर है, अब उनसे कोई खास मतलब नहीं रहेगा तेरा, और ना ही तू वहाँ आएगी और जाएगी। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? आपकी भी एक बच्ची है, जरा इसको मेरी जगह रखकर सोचिए। माँ सही बोल रही है अदिति, और आरती भी शादी के बाद तो बहुत कम आना जाना कर देगी, बस ऐसे ही अब तुम्हारा रहेगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैं अपने माँ बाबा के जाए बिना? ठीक है, अगर तुझे ये सब इतना ही मुश्किल लग रहा है ना बहू, तो ये मत कर। फिर हम क्या करेंगे ना, हम तुझे तेरे मायके ही दे आएंगे, फिर बस वहां पर ही रहना। शालिनी की बात को सुनकर अदिति को समझ नहीं आया कि अब वो क्या कहे, और वो उनकी ही बात पर राजी हो गई। देखते ही देखते इस बात को हुए 1 हफ्ता बीत गया था, और इस 1 हफ्ते में अदिति ने अपनी माँ के घर जाने का नाम तक नहीं लिया। लेकिन अब अदिति का दिल बेचैन हो रहा था अपनी माँ से बात करने को। आज पूरा 1.5 महीना हो गया, अब तो मेरा दिल निकला जा रहा है बाबा से बात करने को। कार्तिक जी, मुझे अपना फोन दिखा दीजिए, कम से कम अगर मुझे माँ के घर जाने नहीं दे रहे हैं तो मुझे माँ से बात ही करवा दीजिए। ठीक है, कर लो, मैं नहाने को जा रहा हूँ। शुक्रिया। अदिति ने ऐसे बोलकर अपने पति से फोन लिया, जिसके बाद उसने अपनी माँ से बात की। तो ईद का चांद ही हो गई है, कभी भी ना घर आती है ना ही फोन करती है। हाँ माँ, बस मजबूरी है। अदिति ने पहले अपनी माँ से बात की और उसके बाद उसने अपनी सहेली काव्या को फोन मिलाया। हेलो, मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझे भूल ही गई है। अरे मैं तो तुम्हें रोज याद करती हूँ, लेकिन कहीं तुम सभी मुझे ना भूल जाना। क्या मतलब, अगर रोजाना याद करती है तो आती क्यों नहीं है? बस मजबूरी है। अच्छा ये सब छोड़, मेरी एक दिक्कत है, जरा उसको सुलझवा दे। बता। अदिति ने काव्या के पूछने पर उसे सारी बात बताई, जिसके बाद काव्या ने उसकी बात को समझा। और मैं समझ रही हूँ, तुझे ना सख्त ससुराल मिला है, लेकिन डोंट वरी, तू ना परेशान ना हो। तू ना अपने ससुराल वालों की सेवा कर। जब तू उनकी सेवा करेगी ना, तब उन लोगों को पता चलेगा कि तू कितनी अच्छी है। ये तो तू ठीक बोल रही है काव्या, मुझे अब इन लोगों को मनाना पड़ेगा। अगर ये सभी मुझसे मान गए तो बस बात ही क्या है। चल, अब ऑल द बेस्ट। देखना 1 हफ्ते के अंदर अंदर तू अपने मायके आई हुई होगी। काव्या की बात को सुनकर अदिति को हिम्मत मिली और उसने अपने ससुराल में अब और भी मेहनत और खुशी से काम करना शुरू किया। क्या बात है, रसोई के अंदर से बड़ी अच्छी खुशबू उड़ रही है। उड़ेगी ही माँ जी, आज मैंने सभी के लिए छोले भटूरे और साथ में सूजी का हलवा जो बनाया है। क्या बात है, आज तो तू बड़ी मेहरबान है, और भी इतनी सवेरे सवेरे। बहुत बढ़िया, ऐसे ही अपने घर में ना खुश रहा करो। मायका मायका ये सब तो शादी के बाद बस एक छोड़ा हुआ घर होता है, लड़कियों को मायके जाना ही नहीं चाहिए। अदिति को शालिनी की बात दिल पर लगी, लेकिन उसे उन सभी का दिल जीतना था, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोली। ऐसे ही अगला दिन भी आया और आज भी अदिति ने बड़ी ही लगन से काम किए, जिसके बाद बस मेरे किए हुए कामों का कोई फायदा शायद सामने नहीं आएगा। एक काम करती हूँ, मैं ना अभी माँ के सर में तेल लगा देती हूँ। अदिति ने आज कामों से अलग भी काम किया। वो अपनी सास का सिर तेल से मालिश करने को पकड़कर बैठ गई और क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है। दिमाग की जरा चंपी करवा कर। बहू, ऐसे अपने बाबा के भी मालिश कर दिया कर, उन्हें जो हर वक्त की सरदर्द की शिकायत है ना, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये तो कभी ये नहीं कहेंगे कि तू अपनी माँ के घर हो आना, लेकिन नहीं अदिति, तू हिम्मत नहीं हार सकती। अभी तो दूसरा ही दिन है, चाहे कितने ही दिन क्यों ना लग जाए, लेकिन मैं भी अपनी सास को मना कर ही दम लूंगी। अदिति की बात को समझने को वहां उसके ससुराल में कोई नहीं था। आज का दिन भी बस अदिति की मेहनत में बीत गया, लेकिन किसी ने खुश होकर उससे ये नहीं कहा कि वो अपनी माँ के घर आ सकती है। ऐसे ही देखते देखते 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन अभी भी अदिति अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई थी। ऐसे ही आज के दिन वो घर में मेहनत कर रही थी कि तभी कार्तिक के पास फोन आया। हाँ सासू माँ, बोलिए। दामाद जी, देखिए घर में तो कोई भी आपके फोन वोन नहीं है जो मैं अदिति को बता पाती। नकुल की ना तबीयत खराब हो गई है, अदिति को बता देना, वो उसको याद कर रहा है, आ जाएगी। क्या कहा? तबीयत खराब हो गई है? कोई नहीं, मैं बता दूंगा। वैसे अब तबीयत कैसी है उसकी? अब तो आराम है, आधी रात को हमें बच्चे को लेकर जाना पड़ा। आप चिंता नहीं कीजिए, मैं बता दूंगा। अगर अदिति को बताया तो वो भी जाने को कहेगी। नहीं, मैं उसे नहीं बताऊंगा। अब तो तबीयत सुकून में ही है, बस इतना काफी है। कार्तिक ने घर के होने के बावजूद भी अदिति को नहीं बताया। कुछ देर के बाद अदिति जब छत पर कपड़े फैलाने को आई तो उसकी पड़ोसन कमला बोली, अरे अदिति, तुम यहाँ हो? मुझे तो लगा अपने मायके गई होगी, भाई के पास। क्या? क्यों जाती मैं मायके? और क्या मतलब भाई के पास? अभी मैं वहीं से आ रही हूँ। तुम्हारे भाई की रात में तबीयत बिगड़ गई थी, तुम्हें पता नहीं चल पाया शायद। और जब मैं वहाँ बैठी हुई थी तब तो कार्तिक के पास फोन भी किया था ममता बहन ने, उन्होंने भी नहीं बताया तुमको? नहीं, मुझे तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया।
मेरे मायके में इतना कुछ हो गया और मुझे खबर भी नहीं। बताओ, जाओ जाकर पूछो कार्तिक से। अदिति थोड़ी उदास और थोड़ी गुस्से में नीचे आई और उसने कार्तिक से आकर पूछा, कार्तिक जी बताइए, क्या ये बात सच है? कल रात मेरे भाई की तबीयत खराब हुई थी जिसके बारे में आपने मुझे नहीं बताया। हाँ, ये तबीयत रात में बिगड़ गई थी लेकिन अब सब ठीक है। ऐसे कैसे ठीक है? मुझे मेरे भाई के पास जाना है, लेकर चलिए मुझे। बोला ना ठीक है, मरा नहीं है वो, जिंदा ही है। क्या जरा सा बहाना लगा और तुझे अपने मायके जाने की पड़ी रहती है? घर में रह, फोन पर बात कर लेना अगर ज्यादा दिल निकल रहा है तो। अपने ससुराल वालों की बातें सुनकर अदिति टूट गई और उसकी जो उम्मीद थी कि उसके ससुराल वाले उसको उसके मायके खुलकर जाने देंगे, वो उम्मीद भी आज टूट चुकी थी। वो टूटी हुई सी ही अपने कमरे में आ गई जहां ये कैसे परिवार में हो गई है मेरी शादी? अदिति ये लो, तुम फोन पर नकुल के हालचाल ले लो। नहीं, मुझे नहीं लेने हालचाल। मरा तो नहीं है ना, बस ये काफी है। अदिति ने कार्तिक जैसा ही जवाब उसे ही पकड़ा दिया, जिसको सुनकर वो शर्मिंदा भी हुआ और उसे गुस्सा भी आया। ऐसे दिन बीतने लगे और अब अदिति ने ये आस छोड़ दी थी कि वो अपने मायके जाए। ना ही अब वो कोई कोशिश करती थी, बस वो एक कठपुतली की तरह अपने ससुराल वालों के इशारों पर नाचती रहती थी। ऐसे ही आज की रात वो सो रही थी कि उसके पास रात को फोन आया जिसको कार्तिक ने उठाया। कौन? दामाद जी, अदिति को बताइए कि उसके बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हम इस वक्त अस्पताल में है, वो उसे बुला रहे, मेरी बच्ची को भेज दीजिए। अच्छा, वैसे अब कैसे है वो? अब तो ठीक है, लेकिन अदिति को याद कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आता हूं, मैं देखता हूं। जी ठीक है। अदिति के बाप किशोर की आधी रात को बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। ममता ने घबराकर कार्तिक को फोन करके सारी बात बताई, लेकिन कार्तिक ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। और क्या हुआ जी, किसका फोन था? कोई नहीं, वो मेरा एक दोस्त था, तुम चिंता नहीं करो, सो जाओ। पक्का जी? वैसे इतनी रात को ये किसका फोन आ गया? बोला ना कि एक दोस्त था, तुम सो जाओ। कार्तिक ने इतनी बड़ी बात भी अदिति को नहीं बताई, जिसके बाद अदिति सो गई। सुबह को जब अदिति कामों में लग गई तब उसने कपड़े फैलाते हुए दो आदमियों को बात करते सुना। अरे रवि भैया, तुमको पता चला? वो हरिशंकर मोहल्ले में रहने वाले आदमी नहीं है किशोर जी? हाँ, वो जो जिन्होंने अपनी अभी बेटी की शादी की थी। हाँ वही। उनकी ना आधी रात को बड़ी हालत खराब हुई। डॉक्टर ने बताया कि उनको दिल का दौरा पड़ने का असर हुआ था, बेचारे। क्या? कौन किशोर? आप मेरे बाबा किशोर की ये बात कर रहे हैं क्या? तुम कौन हो? अरे ये किशोर जी की ही बेटी है, तुमको पता नहीं चला क्या बेटिया? तुम्हारे पापा तो कल से सरकारी अस्पताल में आईसीयू में हैं। क्या? रवि और अमरेंद्र की बातों को सुनकर अदिति के मानो पांव तले जमीन ही खिसक गई। वो कांपती हुई अपने घर में अंदर गई और कार्तिक को जोर जोर से आवाज लगाने लगी। कार्तिक जी, कहाँ हो? सामने आओ। क्या बात है अदिति, बोलो। मुझे मेरे माँ बाबा के पास जाना है, अभी के अभी। क्या बात है अदिति, मुझे वो बताओ, ऐसे गुस्सा करने से क्या होगा? अब बात से बात नहीं बनेगी। तू जानती भी है कि तू क्या बक रही है? हम पहले ही बोल चुके हैं कि अगर तू मायके गई तो इसका क्या अंजाम होगा। अरे भाड़ में जाए ससुराल, मैं पहले उन लोगों को देखूंगी, उन पर ध्यान दूंगी जो मेरा सब है, जिनसे मैं हूँ। और मैं यहाँ शादी करके आई थी, किसी ने मुझे खरीद नहीं लिया, जो कि आपकी इतनी बात मानो। हर बार आपकी ही सुनूं, बस बहुत हो गया है सब। अब अगर आपको मुझे घर से निकाल देना है ना, तो निकाल दो। लानत है ऐसे ससुराल पर। रात को मेरी माँ ने बिलखते हुए इस आदमी को फोन किया। मेरा बाप मौत जिंदगी के बीच झूल रहा था, लेकिन उस आदमी ने मुझे नहीं बताया। मेरे बाबा मुझे याद कर रहे हैं। भाड़ में जाओ आप और आपका परिवार। मैं अपने बाबा के पास जा रही हूँ। अदिति ने आज अपने लिए स्टैंड लिया और कोई उसे नहीं रोक पाया। अदिति सीधा हॉस्पिटल गई, जहां वो अपने बाप से जाकर लिपट गई। अरे कहाँ थी तू? मेरी आंखें तुझे देखने को तरस गई। जहां भी थी, लेकिन अब आ गई हूँ आपके पास, और अब कहीं भी आपसे दूर नहीं जाऊंगी, ये मेरा वादा है बाबा। अदिति ऐसे ही बोलकर किशोर के पास बैठ गई तो वहीं दूसरी तरफ, जाने दो इसे क्या लगता है कि इसके बिना हम लोगों पर बहुत फर्क पड़ेगा? अपना ही ससुराल खो रही है, देखना 2 दिन में खुद ही रोती हुई आएगी। शालिनी को लगा था कि अदिति हार मान जाएगी और वो उसके आगे हाथ जोड़ देगी। उधर अदिति को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। मैं भी एकदम पागल हूँ, बिल्कुल पागल। क्या पड़ी थी मुझे किसी के इशारों पर नाचने की? मैं आज की नारी हूँ, मुझे तो ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, लेकिन अब बस और नहीं। अब मैं वहां जब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो लोग खुद आकर मेरे बाबा से, माँ से माफी नहीं मांग लेते हैं। अदिति भी अपने फैसले पर अटल थी। अब उसने ठान लिया था कि वो भी अपने ससुराल नहीं जाएगी। देखते ही देखते 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन अभी तक अदिति ने अपने ससुराल में एक फोन तक नहीं किया था।
वो अपने बाप की सेवा करती थी और खुशी से अपने माँ बाप के साथ रह रही थी। अदिति क्या बना रही है? बाबा के लिए खिचड़ी बना रही हूँ माँ, आपको भी खानी हो तो बता देना। नहीं मुझे नहीं खानी, बस तू मुझे ये बता दे कि तेरी अपने ससुराल में बात हुई कि नहीं। नहीं माँ, नहीं हुई, और ना तो अपनी तरफ से कभी करना भी चाहूंगी। जिंदा हूँ काफी है। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, माना कि वो लोग कैसे भी सही हो, लेकिन तेरा ससुराल है, तू समझ तो रही है ना बात को, इसीलिए तू ऐसे जिद नहीं कर। नहीं माँ, हर बार लड़की ही क्यों झुके? भेड़ बकरियां हैं क्या हम जो बस कुर्बानी ही देती रहेंगी? मैं अब उन लोगों की मौत की भी खबर नहीं रखूंगी, बस। अदिति ने ऐसे बोलकर बात खत्म कर दी। तो वहीं दूसरी तरफ, माँ अदिति फोन भी नहीं उठाती है मेरा, और आप बोलती हो कि वो रोते हुए घर को आएगी। मुझे पता है वो नहीं आएगी। आज 1 हफ्ता हो गया है और उसने कोई फोन भी नहीं किया, कहीं वो भी बाकी बहुओं की तरह ही। नहीं माँ, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और हम आज ही जाकर उसे लेकर आएंगे, और बस ये मेरा आखिरी फैसला है। कार्तिक की बात को सुनकर किसी ने भी मना नहीं किया और वो सभी शाम के वक्त अदिति के घर पहुंचे। अरे आप सभी अंदर आ जाइए। नकुल, तूने इन्हें अंदर क्यों आने दिया? तू ऐसे क्यों बोल रही है? अदिति मान जाओ ना, अब बस बात को खत्म करो। क्या क्या कहा? मान जाओ, ऐसी भी क्या नाराजगी है? जिसको तुम नाराजगी का नाम दे रहे हो ना, वो नफरत है, समझे? और तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। ऐसे मत बोल, हमें माफ कर दे। वादा करती हूँ कि आगे से ऐसे नहीं होगा। आप कभी तुझे पूछने की ना जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने तुझे रोका क्योंकि हम खुद डरते थे। शालिनी ने ऐसे बोलकर अदिति को बताने लगी कि उसने क्यों आज तक अदिति को उसके मायके जाने की इजाजत नहीं दी। मैं तुझे इसलिए नहीं आने देती थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं तुझे खो ना दूं। मेरे कुलदीप और अनिल की पत्नियों को कभी उनके मायके आने जाने से नहीं रोका, लेकिन वो एक वक्त में फिर इतना मायके जाने लगी कि उन्होंने वही लड़के फंसा लिए और वो दोनों ही मेरे बेटों की जिंदगी से भाग गई। बस यही डर मुझे सताता था, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती है, कुछ अपने माँ बाप के बिना रह ही नहीं सकती है। इसीलिए मुझे माफ कर दे। अब मैं कभी तुझे नहीं रोकूंगी। तेरा जब दिल करे तू अपने माँ बाप के पास आना बेटा, लेकिन तू वापस लौटा। चल अदिति, माफ कर दे, बड़ों से इतना नहीं कहलवाते। और तेरी सास ने डर में ही तुझे नहीं आने दिया। तू एक काम कर, तू ससुराल जा, बाबा की टेंशन नहीं लेना, वो ठीक है। ठीक है माँ, बस आप बोल रही हैं तो, नहीं तो मैंने सोच लिया था अब मैं ससुराल का मुंह नहीं देखूंगी। अदिति ने अपने लिए कदम उठाकर यह साबित कर दिखाया था कि औरत कमजोर नहीं होती, बस वो खुद के लिए बोलना नहीं जानती। लेकिन जब वो अपनी ताकत को समझ ले और खुद के लिए खड़ी हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। और अदिति ने ये मिसाल भी कायम की कि लड़कियां चाहे ससुराल ही क्यों न जाएं, लेकिन मायका कभी पराया नहीं होता। अदिति अपनी ससुराल में भी रहती थी और मायके भी आती थी, और अब अदिति की जिंदगी में भी सब ठीक हो चुका था और अब वो भी खुशी खुशी रहा करती थी।